वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से, क्योंकि किताब इंसान के एक बेहतरीन दोस्त है और अच्छी गाइड भी करती है इंसान को। तो जनाब, आप अहमद हमाद साहब को, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब को हमारे सेगमेंट में देखते हैं कि हमसे कौन कौन सी इतनी अच्छी किताबें हैं जिनका तारुफ उन्होंने हमारे साथ नहीं कराया है। वो चाहे इल्म के हवाले से हो जाए, वो चाहे नावल की शक्ल में हो जाए, वो चाहे तारीख शहर की, हमारी खूबसूरत शहर की तारीख हो जाए, हर किस्म की किताब से वो हमारा और आपका तारुफ करवाते हैं और बताते हैं कि जनाब आपको कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए जो आपके मुताले के लिए कितनी अच्छी साबित हो सकती है। तो आज हमने उन्हें कहा कि जनाब आज आप स्टूडियो में आ जाएं और हम आपसे डिटेल में गुफ्तगू करना चाहते हैं, किताबों के हवाले से जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए। तो आज हमने उन्हें मदऊ किया है अपने स्टूडियोज़ में। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, लेक्चरार हैं। सर, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया मुनीबा, ये आपके सामने बैठ के शुक्रिया मुनीबा कहने का एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और जब हम अलग अलग बैठे होते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो। लेकिन अच्छे एक्सपीरियंस, दोनों अच्छे एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। बल्कि हमने जब आप सालगिरह मना रहे थे हाँ जी, चैनल की, तो मैंने कहा कि अब मुझे तो लगता है कि कैमरा देखते साथ ही कंडीशनिंग ऑफ माइंड हो गई है कि शुक्रिया मुनीबा कह के कोई बात शुरू करनी है, जी जी, भले वहाँ पे मुनीबा हो या ना हो। हाँ, एग्जैक्टली। तो सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि किताब वैसे भी कहा जाता है कि इंसान के एक बेहतरीन दोस्त है, आपको बड़ा अच्छा गाइड करती है, आपको बताती है। तो आज कौन सी किताब के हवाले से आप हमें बताएंगे और हमारे देखने वालों को बताएंगे कि हमें किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए? मेरा ख्याल है कि कहानी जो इंसान के साथ बचपन से ही शुरू हो जाती है, वो कहानियाँ सुनना पसंद करता है। हाँ, अपने पेरेंट्स से, पुराने ज़माने में नानी जो थी वो कहानी सुनाना, जी जी, उनका एक कैरेक्टर होता था कि नानी माँ कहानी सुनाएंगी। हाँ, तो कहानी इंसान के साथ हमेशा से रही है। तो मेरा ख्याल है कि फ़िक्शन से शुरू करना चाहिए जी, और फ़िक्शन किताब में ही पढ़ना चाहिए, ना कि सिनेमा में जाके या टीवी में ड्रामा देखना चाहिए। उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा आपको फ़िक्शन पढ़ने का, वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि वो क्या है। जब आप कोई ड्रामा देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो आपकी इमेजिनेशन फिक्स हो जाती है। जी जी, जैसे कि आप एक नावल में एक हीरो का पूरा सरापा लिखते हैं तो आप खुद विजुलाइज कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं। साथ साथ आपके जहन में जो पढ़ते हुए हीरो की या हीरोइन की पिक्चर बनती है वो मेरे जहन से मुख्तलिफ है, भले उसमें लिखने वाला सेम ही है, लेकिन जब आप उस हीरो को हीरो बना के स्क्रीन पे पेश कर देते हैं तो आपका और मेरा दोनों का जो तखय्युल, जो इमेजिनेशन, वो फिक्स कर दिया। अब वो हीरो आपके लिए भी हीरो है, मेरे लिए भी हीरो है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि जब आप मुताला करते हैं, आपके जहन की एक्सरसाइज होती है, आप मुख्तलिफ चीज़ें जोड़ के एक शक्ल बनाते हैं। अच्छा, जैसे बच्चा एक गुल्ली को खेलता है हाँ और एक एक चीज़ जोड़ के एक शक्ल बनाता है। तो मुताला करना एक बहुत ही शानदार तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, जिससे आप मुख्तलिफ तरह की शक्लें बनाते हैं। और ये एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको दे दी जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। लेकिन अब मुझे ये बताइए, फिर हमारा मुताला इतना कम क्यों होता जा रहा है? सोशल मीडिया का दौर है, जिद्दत आती जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे तो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किताब के साथ जो हमारा ताल्लुक है, जो एक रिलेशनशिप है, वो कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखें, एक कार्ल सागान बहुत मशहूर माहिर फल्कियात साइंटिस्ट हैं, जी जी, उन्होंने बड़ी शानदार बात की। उन्होंने कहा कि इंसान के पास 3 तरह की मेमोरीज हैं। अच्छा, एक मेमोरी है उसकी जेनेटिक मेमोरी। ठीक है। जेनेटिक मेमोरी का मतलब ये है कि आपकी आंख का रंग अगर आज भूरा है तो कल ये मुमकिन नहीं है कि काला हो जाए। हाँ, ये सारी जिंदगी यही रहेगा। बालों का जो टेक्सचर है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। और ये याद किसने रखना है? जेनेटिक जीन्स ने, जेनेटिक मेमोरी। एक ये है। दूसरी है हमारी ब्रेन की मेमोरी, जो हम खुद से आहिस्ता आहिस्ता याद करते हैं चीज़ें, रंगों के नाम याद करते हैं, लोगों के नाम याद करते हैं, शहर देखते हैं, लोगों की शक्लें देखते हैं। तो ये हमारी अपनी मेमोरी है और ये हमारे इख्तियार में है। तीसरी किस्म की मेमोरी है एक्सटर्नल। कहता है कि अब ये जो मेमोरी है ये तमाम जानवरों से मुख्तलिफ है। पहले दोनों किस्म की जानवरों में भी हैं। अच्छा। जानवर भी ट्रायल एंड एरर से भी सीखते हैं और जेनेटिक मेमोरी भी है, लेकिन इंसानों ने क्या किया कि इन दोनों मेमोरीज को मिला के एक तीसरी किस्म की मेमोरी बनाई। अच्छा। और वो एक्सटर्नल मेमोरी, जो कुछ वो देखते हैं, सोचते हैं, उसको लिख लेते हैं। और किताब जो है वो एक एक्सटर्नल मेमोरी के तौर पे वजूद में आई। तो ये जो किताब पढ़ना है और किताब लिखना है, ये एक पढ़े लिखे मुआशरे का लाजमा है। अच्छा। साइंसी मुआशरा जो साइंस की बुनियाद पे आगे बढ़ता फलता फूलता है, उसमें किताब लिखना और किताब पढ़ना, किताब पे बात करना, ये लाजमी है। और साइंस का लफ्जी मतलब है इल्म, यानी कि बाइल्म मुआशरा। वो ये मुमकिन नहीं है कि वो अपनी एक्सटर्नल मेमोरी को बढ़ाए ना और किसी की एक्सटर्नल मेमोरी से इस्तेफादा ना करे। अब से 4000 साल पहले के ड्रामे लिखे हुए, 3000 साल पहले के,
2000 साल पहले के सुकरात, अफलातून, अरस्तु, ये सब बड़े बड़े लोग ये हम तक किताब के जरिए पहुंचे ना। अगर वो ना होती तो हमें कैसे पता चलता कि वो कैसे सोच रहे थे। हम तो उसी चक्कर में पड़ रहे थे, री इन्वेंशन ऑफ द व्हील। 2000 साल पहले जो मेरे जैसे बंदे ने सोचा, मैं दोबारा उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बड़ा खुश होता। लेकिन अब ये है कि मुझे पता है कि इंसानी इल्म बहुत आगे आ गया है, और मुझे पता कैसे चला है, किताब की वजह से। तो हमारे मुआशरे में किताब बीनी या किताब खाने का रुझान इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ ओवरऑल पढ़ने का रुझान कम है। अच्छा, तो इसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है? एक तो सवाल ये कि किस तरह किताब के साथ दोस्ती दोबारा से कराई जा सकती है। दूसरा ये कि अब ई बुक्स की शक्ल में भी हर चीज़ आ गई है ना, कि हमारे हाथ में फ़ोन है तो हम उसमें भी किताब पढ़ लेते हैं, कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम किसी बुक शॉप पर जाएँ, वहाँ से जाके ख़रीदें, वहाँ पर जाके देखें कि इनके सफ़े किस तरह के हैं, लिखाई किस तरह की है, कि वो जब आपने किताब हाथ में जो पकड़ के पढ़नी है और वो जो आप फ़ोन में पढ़ रहे हैं, डिफरेंस है दोनों में? जी हाँ, देखिए एक ज़माना था कि जब ये चमड़े पे, लेदर पे लिखा जाता था, उससे पहले हड्डियों पे, दरख्तों की छालों पे, और उसके बाद जब कागज़ आया तो हमारा रोमांस कागज़ के साथ वाबस्ता हो गया। तो हो सकता है कि एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों के सामने जब कागज़ ईजाद हुआ होगा, वो इसी तरह रेजिस्ट कर रहा होगा कि नहीं, मुझे चमड़े पे पढ़ने का जो लुत्फ आता है, जो उसकी खुशबू है, जो उसका टेक्सचर है, जो हाथ लगाने से अच्छा महसूस होता है, मैं पेपरस या पेपर पे नहीं जाता। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, और हम इंसान जिसके साथ अपना जुड़ जाते हैं, उसको छोड़ते बड़ी मुश्किल होता है। तो इसी तरह हमारे लिए भी इस वक्त पेपर को छोड़ के ई बुक पे शिफ्ट होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोई मसला नहीं है, किताब के साथ ताल्लुक रहना चाहिए, वो भले ई बुक हो या फिजिकल बुक हो या चमड़े पे लिखी हुई हो, किसी सूरत में आपको मिले, किताब के साथ ताल्लुक बाहर सूरत रहना चाहिए। इसलिए मैं नहीं समझता कि किताब जो है, अगर ये कागज की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जा रही है, तो इससे पढ़ने का रुझान भी कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि आज तो समंदर है, आप एक क्लिक पे अपनी बेहतरीन पसंदीदा किताबें PDF की सूरत में डाउनलोड करते हैं। मेरे पास क्रामर्स ऑफ ब्रदर्स नावल आया और मुझे उसका कुछ तर्जुमा को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अच्छा, मैं ओरिजिनल टेक्स्ट देखता हूँ कि क्या है। अब ज़ाहिर है ओरिजिनल टेक्स्ट तो रशियन में था, रशियन मुझे आती नहीं है, तो फिर दरमियानी जो मिडिल टेक्स्ट आप समझ लें वो अंग्रेजी था। तो मैंने अंग्रेजी सर्च किया और मुरीबा मुझे मिल गया। मैंने PDF उसकी डाउनलोड की, सिर्फ 4.5 MB की, यानी स्पेस भी उसने नहीं ली, और वो कोई 1500 सफ़ा जो है उसका, वो सारा मेरे मोबाइल पे आ गया। अब मैं उसको जूम इन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बड़ा लुत्फ ले रहा हूँ उससे। अच्छा, मतलब लुत्फ आता है एक फिजिकल किताब पढ़ने में, और अगर हम ई बुक पढ़ रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ना? ऐसा ही है जैसे घड़े का ठंडा पानी और फ्रिज का ठंडा पानी। जिसको घड़े का ठंडा पानी जो उसके साथ रोमांस जुड़ा हुआ है, उसको शायद फ्रिज का ठंडा पानी लुत्फ ना दे। इसी तरह कागज की किताब और ई बुक, ये टेक्नोलॉजी के डिफरेंस की वजह से शायद को थोड़ा सा धचका लगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों आपको इल्म दे रहे हैं। तो तालिब इल्म को तो इल्म चाहिए, वो चाहे बैनर की सूरत में दीवार पे लिखा हुआ इल्म मिल जाए या उसको सफ़े पे लिखा हुआ इल्म मिल जाए। तो सिर्फ इल्म चाहिए, जहाँ से मर्जी आपको मिल जाना चाहिए और वो ग्रैब कर लेना चाहिए। किसी की शख्सियत चेंज करनी हो तो, मतलब हमारे यहाँ पे होता है कि अच्छा किसी को तब्दील करना है तो सबसे पहले उसकी शख्सियत जो है वो देखनी चाहिए किस तरह की है। तो क्या किताबों से पता चलता है कि कौन किस शख्सियत का हामिल इंसान है? जी जी बिल्कुल। बल्कि अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब जो स्टे रिफ्लेक्शंस है, डायरी है उनकी, उसमें उन्होंने कहा कि यू डिस्कवर योरसेल्फ व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद द ग्रेट बीइंग थ्रू बुक्स। ऑब्वियसली तो मैं अपने आप को डिस्कवर ही तब करूंगा, अपने साइज को दरियाफ्त तब करूंगा जब मैं बड़े साइज के आदमी से मिलूंगा, 500 साल 1000 साल पुराने बंदे से। और वो मैं किस तरह मिल सकता हूँ? किताब के जरिए से। मैं कांट को, हाइडेगर को, इन बड़े बड़े लोगों को, या दोस्तोयेव्स्की को, या टोल्स्टॉय को जब मैं पढ़ूंगा तो मेरी दरअसल उससे एक वर्चुअल मुलाकात होगी। तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा, जितना अच्छा ये सोच सकता है और लिख सकता है, मैं तो नहीं लिख सकता। तो मुझे अपने साइज़ का पता चल जाएगा। फिर मेरी भी ख्वाहिश होगी कि मेरा भी साइज़ इतना बड़ा हो कि मैं भी लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, कांट, हेगल, इस तरह के इस लेवल का आदमी बनूं। तो फिर नेचुरली आप अपनी शख्सियत में तब्दीली महसूस करते हैं जब किताब के ज़रिए से किसी बड़े आदमी को देखते हैं। देखिए, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको पता चलता है कि बाहर सूरत अव्वल व आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे। और आपकी जो कामयाबी है अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत के साथ साथ आपकी अपनी स्ट्रगल भी तो है। बेशक आपके अंदर हलीमी, करीमी, मुआफ कर देना, सब्र करना, बर्दाश्त करना, अपनी दावत के इवज़ लोग अगर पत्थर भी संगबारी भी कर रहे हैं तो उनको भी दुआएं देना, तो ये एक इंसानी कैरेक्टर ही तो है। तो ये किताब से ही हमें पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कैरेक्टर है और उम्मती होने के नाते हमें इस कैरेक्टर में ढलना है। तो ये किताब आपको कितना ज़्यादा तब्दील कर देती है, आपको बड़े लोगों के साथ मिलाती है। मिसाल के तौर पर एक और महात्मा बुद्ध की किताब अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि दरअसल
सारा झगड़ा दुख का है। ये दुनिया दुख है और आप इससे मुक्ति हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना पड़ेगा। ख्वाहिशात से दुख जन्म लेता है। आप चाहते हैं अमीर बन जाएं, जब आप अमीर नहीं बन सकते तो दुखी हो जाते हैं। आप चाहते हैं कोई मटेरियल चीज, कोई मटेरियलिस्टिक चीज, कोई ऐसी चीज जो कि हाँ वो खरीद लें, वो आपकी जब एक्सेस से बाहर होती है आप कहते हैं कि दुखी हो जाते हैं। तो बोली सीना ने भी कहा कि फानी चीज़ों से दिल लगा बैठना गम का बुनियादी सबब है, गम यहाँ से पैदा होता है। तो इसी तरह महात्मा को आप पढ़ते हैं तो आपको ग्रेट बीइंग के साथ एक ताल्लुक बनता है, फिर आप चेंज करते हैं अपने आप को, यार इन छोटी छोटी चीज़ों से दुखी नहीं होना। ला प्रीत अजय मोहम्मद जगते रहे कहानी, है ना। तो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया कि ये छोटी मोटी चीज़ों से प्यार करके वो भी फना होने वाली, आप भी फना होने वाले, कोई ऐसी चीज़, ऐसी हस्ती से प्रीत लगाएं, प्यार लगाएं कि जो इस दुनिया पे भी कहानी छोड़ जाए और वो लाफानी और इटर्नल हो और वो खुदा की ज़ात। क्या बात है, क्या बात है कि मतलब अगर आप किसी हस्ती से, किसी शख्सियत से मिलना चाहते हैं तो उसकी बायोग्राफी पढ़ लें, उसकी किताब पढ़ लें, तो आप समझें कि आप उसके साथ बैठे हुए हैं, इन कॉन्टैक्ट में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक नावल पढ़ते हैं, आपको हज़ार तरह के कैरेक्टर्स से वाकफियत होती है, बड़ा मज़ेदार तजुर्बा होता है एक नावल पढ़ना। एक नावल में फर्ज करें 100 कैरेक्टर्स हैं, हाँ जी। आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा आपका हिस्सा जो है ना हर एक कैरेक्टर में मौजूद है और इन सबको इकट्ठा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यार इसमें जो विलन था वो भी मैं था, जो हीरो है वो भी मैं हूँ, जो चीखती कुरलाती हुई एक हीरोइन है वो भी मैं हूँ, और हीरो को अलविदा करते हुए आंसू बहाती हुई माँ वो भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। तो ये लिखारी जो होता है वो ऐसा जालिम होता है कि आपका एक्सरे करता है, पहले उस एक्सरे को किरतास पे सफ़े पे उतारता है, उसके बाद आपके सामने रख देता है, कहता है कि अब इस आईने में अपनी शक्ल पहचान लें। तो एक अच्छा ज़हीन कारी उस शक्ल, वो अपनी शक्ल पहचान लेता है उस आईने में। मैंने जब जब किसी बड़े नावल को पढ़ा, बड़े लोगों को पढ़ा, तब तक मैंने उसके अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखा और मैंने कहा कि तुम्हें 200 साल पहले कैसे पता था कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं इस तरह दुखी होता हूँ, इन चीज़ों पे खुश होता हूँ, ये मेरे हसद के पॉइंट्स हैं, इससे मैं जेलसी फील करता हूँ, इससे मुझे गुस्सा आता है और मुझे इसे ट्रांसेंड करना चाहिए, छोटी चीज़ों से हसद नहीं करना चाहिए, छोटी चीज़ों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। कहते हैं मैन, द साइज ऑफ द मैन कैन बी मेजर्ड बाय द साइज ऑफ द थिंग दैट मेक्स हिम एंग्री। तो आपका साइज उस चीज से पता चलता है कि आप किस साइज पे गुस्सा करते हैं। इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा करेंगे, आपको गुस्सा आता है, छोटी बात पे गुस्सा करेंगे, आप छोटे आदमी हैं। आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करें, आप बड़े आदमी बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ये हमारे इर्द गिर्द ये चीजें हो रही होती है जिनको अगर गौर कर लेना, गौर से अगर हम समझने की कोशिश कर लें तो मेरे ख्याल से हमारे हाथ में होता है कि हमने कितना बड़ा आदमी बनना है। अच्छा, दूसरा सर मुझे ये बताइए कि जितने भी आलमी शोहरत याफ्ता हमारे मुसन्नफ़ हैं, जो लिखारी हैं, उनकी जो किताबें हैं ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आएंगी तो अंग्रेज़ी में तर्जुमा होगा उसका, या किसी और लैंग्वेज में अगर होंगी, यहाँ पर उर्दू में अगर हम उसका तर्जुमा करवाते हैं तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे करवा सकते हैं, और कौन सी ऐसी किताबें हैं उन लोगों की जो हमें पढ़नी चाहिए? कोई इनलिस्ट कर दे उनके नाम। जी हाँ, एक तो अगर तो आप नॉन फिक्शन पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फ़लसफ़े की जितने भी किताबें हैं वो लाजमी पढ़नी चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ काजी जावेद साहब ने बहुत अच्छे तर्जुमे किए हैं। अच्छा। डॉक्टर नईम अहमद साहब ने बहुत अच्छे तर्जुमे किए हैं। काजी कैसरुल इस्लाम साहब ने किए हैं बहुत अच्छे तर्जुमे, और हमारे कई दोस्त हैं इस वक्त कर रहे हैं तराजुम। इसी तरह अगर आप फिक्शन पढ़ना चाह रहे हैं तो रूसी अदब जो है, मैं सबसे पहले उसका जिक्र करता हूँ। उसने जिन्नात पैदा किए हैं, उसने इंसान नहीं पैदा किए। उसमें टॉल्स्टाय, एंटन शेखोव, दोस्तोयेव्स्की, गोगोल, क्या यू नेम इट। उसके अलावा आपको जर्मन जो है अदब वो लाजमी पढ़ना चाहिए। दीवाने गोइटे का तर्जुमा हो चुका है यहाँ पे। दीवाने गोइटे आप पढ़ते हैं तो आपको हैरत होती है। आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि गोइटे जैसा आदमी वो ये कहता है कि जहाँ सारी वेस्टर्न शायरी ख़त्म हो जाती है वहाँ ईस्टर्न शायरी शुरू होती है। और वो ईस्टर्न शायरी का इतना दिल दादा था कि वो हाफिज़ शिराजी जो ईरान के थे, शिराज के रहने वाले, उनको अपना उस्ताद मानता था। और दीवाने हाफिज़ के जवाब में ही उसने दीवाने गोइटे भी लिखा था। और दीवाने गोइटे उसने नाम भी दीवान ही रखा, ये पर्शियन लफ्ज़ उसका नाम उसने रखा, यानी अरबी और पर्शियन में हम दीवान कहते हैं। तो उसने मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें भी लिखी उसने, गोइटे ने। और ये जर्मनी का कौमी शायर है, जैसे हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल है। और इकबाल वाज आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय गोइटे। और इकबाल ने जब प्यामे मशरिक लिखी तो गोइटे के दीवान के जवाब में ही लिखी। अच्छा। उसका तो जो दिबाचा है वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। सारी प्यामी मशरिक फारसी में है लेकिन उसका दिबाचा उर्दू में है। और उसमें उसने क्या शिलर और क्या शले और क्या हाइने और क्या गोइटे सब का जिक्र किया हुआ है। बड़ा शानदार काम है। तो मेरा ख्याल है कि जर्मन लिटरेचर
اور جرمن فلسفہ تو ظاہر ہے سب سے آگے. اسی طرح آپ کو آج کل پورٹوگیز اور جو یہ لکھے جا رہے ہیں جو اسپینش میں جو جدید لکھے جا رہے ہیں, گیبریل گارسیا مارکیز ہے جیسے, یا بہت سے لوگوں کو الکیمسٹ والے پولو کوئلو پسند ہے. ٹرکش لٹریچر بڑا شاندار ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. آپ کا انٹرسٹ سب سے زیادہ کس میں؟ مجھے روسی سب سے زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے روس سے ہے. مثال کے طور پہ میں نے اورہان پاموک کو پڑھا جو کہ ٹرکش ہیں, ان کو نوبیل پرائز مل چکا ہے. مائی نیم از ریڈ اتنی شاندار کتاب ہے, ہم نے اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ اس کا تعارف کروایا, بڑا ڈیٹیلڈ تعارف کروایا تھا. اب میں دیکھتا ہوں بڑے دھیان سے جب میں برادرز کامازوف پڑھتا ہوں یا کرائم اینڈ پنشمنٹ پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو مرڈر کے جو سینز ہیں ان کی جو لانگیوٹی ہے وہ ساری کی ساری تو اورہان نے دوستویسکی سے اٹھائی ہے, اور جس طرح ڈیٹیلز بتاتا ہے وہ ساری لیو ٹولسٹائی سے اٹھائی ہے. تو یہ میں نہیں کہہ سکتا, یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے سرقہ کیا ہے یا اس نے چرایا ہے, نہیں. بڑے لوگ بڑے لوگوں سے انسپریشن لیتے ہیں. تو یہ ساری انسپریشن رشیا کی ہے. تو آپ بھی جب رشین لٹریچر پڑھیں گے you will be greatly influenced by Russian literature. اس کے جادو سے نکل جانا ناممکن ہے. علامہ اقبال نے جیسے بڑی عظیم شاعری پڑھی اور کہتے ہیں ورڈزورتھ کو پڑھا تو ہمالہ جو ان کی نظم ہے وہ گویا ورڈزورتھ ہی کا منظوم اردو جو ریفلیکشن ہے. لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ منظوم ترجمہ ہے, وہ انسپریشن ہے. تو اس طرح ہے, یعنی یہ جو بڑی عظیم جو تہذیبیں ہیں ان کا لازمی پڑھنا چاہیے. اور اس میں جس طرح سر نے بتایا بھی ہے کہ رشیا ہے, آپ بقایا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو آج کا نوجوان ہے یونیورسٹی جاتا ہے, وہاں پر بھی کلاسز میں ہوتے ہیں, کیا استاد جو ایک ٹیچر ہے کیا وہ اس چیز پر ان کی ریڈنگ کی عادت پر توجہ دے رہے؟ نہیں, انفارچونیٹلی سیمیسٹر سسٹم میں تو بالکل ہی ختم ہو گیا. لگا بندہ ہمارا اسکیمیٹک ڈائیگرام ہوتا ہے ہمارے سامنے کہ یہ 16 ویکس ہیں اور اگر اس میں 48 لیکچرز ہیں تو ہر لیکچر ہم نے باقاعدہ الگ سے لکھا ہوتا ہے کہ آج یہ سلائیڈز بنائی ہوتی ہیں, اسی کے تھرو بچے کو پڑھایا جاتا ہے. بالکل. تو لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد کو یہ چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ کتاب ریکمینڈ کرے بلکہ اس کے بعد اسے پوچھے بھی. اور اس کے کچھ دیکھیں, ہمارے پاس بطور سیمیسٹر سسٹم کا استاد ہونے کے ناطے اگر میں دیکھوں تو میرے پاس ویسے تو 100 کی 100 نمبر ہیں, لیکن مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم کے ٹوٹل بنتے ہیں 75. سیشنل مارک 25 ہیں. اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے کسی کتاب کے ساتھ, تو کسی اس طرح کی کوئی اسائنمنٹ دے دی جائے کہ کوئی اگر فلم کا اسٹوڈنٹ ہے تو کسی ناول پہ بنی ہوئی کوئی فلم اسے کہیں کہ جائیں دیکھ کے آئیں اور اس کے بارے میں اپنی کسی اسائنمنٹ تیار کر, میں اس کے مارکس دوں گا. بچوں کو مارکس کی بھوک ہوتی ہے, آپ اس کو مارکس کے لفافے میں ملفوف کر کے اس کے کیپسول میں ڈال کے کتاب کو وہ اس کو کھلا دیں, بچہ پیے گا کھائے گا اس کو. لیکن اس سے پہلے یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ استاد کے اندر بھی یہ ریڈنگ والی عادت ہو کہ وہ بھی خود بھی کتاب پڑھتا ہو, تبھی وہ کسی کو ریفر کر سکتا ہے. جی ہاں, یہ ذرا سخت بات شاید آپ کو محسوس ہو, لیکن مجھے کرنی چاہیے کہ ایک ڈاکٹر اگر نالائق ہے تو وہ ایک مریض کا نقصان کرے گا, لیکن اگر استاد نالائق ہے تو وہ ساری قوم کا نقصان کرے گا. تو استاد کی نالائقی کسی صورت میں برداشت نہیں ہے, کسی صورت میں برداشت نہیں ہے. وہ زبان اگر بولتا ہے جون سے بھی, اردو بھی, انگریزی, پنجابی, جو بھی بول رہا ہے, کم از کم اتنا تو اس کی دسترس ہو کہ کمیونیکیشن, اس کا اظہار بڑا صاف ہو, اچھا ہو. اور دوسری بات, استاد ہے جو کتاب کو زندہ کرتا ہے, ورنہ کتابیں تو مردہ بے جان ہوتی ہیں. تو استاد کو چاہیے کہ کتاب کو زندہ کر کے دکھائے. اور اچھا استاد وہ ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر جو وہ سبجیکٹ پڑھا رہا ہے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرے, اس کا ذوق پیدا کر دے. اسٹوڈنٹ جب کلاس لینے کے بعد باہر نکلے تو کہے کہ اصل لیکچر تو اب شروع ہوا ہے, اب میری کھوج, میری تلاش شروع ہوئی ہے, تلاش کریں اس موضوع پہ مزید کہاں سے ملے گا. اور یہ وہ جو سپارک ہوتا ہے نا, یہ استاد ہی اجاگر کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ کے اندر, ورنہ آبویسلی اسٹوڈنٹ کو کیا پتا ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی ہے کہ جناب کتابیں تو مردہ ہوتی ہیں, انہیں زندہ کرتا ہے استاد ہی, اور وہ بچوں کے سامنے اسی نے ان کو زندہ کر کے پیش کرنا ہوتا. تو اس لیے ہمارے استادوں پہ بھی بہت بڑی ایک ذمہ داری بنتی ہے. پروفیسر احمد عباد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. کتاب کی اہمیت آپ نے ہمیں بتائی ہے کہ کتنی ہونی چاہیے اور کون کون سی کتاب آج کا جو نوجوان ہے وہ پڑھ سکتا ہے, اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے, اس پر بات کی ہم نے. اور اسی نوٹ پہ ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.